अ, नमस्ते रसिक साथियों, खुशामदीद, नमस्कार। मैं आपका खिदमतगार अजय सोडानी। कितना खुशकिस्मत हूँ मैं कि एक छोटे से अंतराल में ये दूसरी बार आपसे बात करने का, संवाद करने का मौका मुझे मिल रहा है। और ये संभव हो पाया है राजकमल समूह की इस अद्भुत सी योजना से, जिसने कि इस काले या कठिन दौर में भी हम लोगों को मिलाने का एक साधन जुगाड़ लिया है। तो राजकमल समूह के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सीधे सीधे हम बातचीत पे आते हैं। और इधर की जो बकलोली में टाइम बिगाड़ने से, समय नष्ट करने से कोई लाभ नहीं है। तो आज मेरी मंशा ये है कि हम लोग किताब तो काफ़ी पढ़ते हैं, और आपने उन्हें तो खैर मुझसे कई ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, लेकिन किताब के पीछे के जो दृश्य होते हैं और दृश्य के पीछे की जो आवाज़ें होती हैं, वो बहुत मुश्किल से हम लोग पाठकों तक पहुंचा पाते हैं, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल से पाठक उन आवाज़ों तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि मेरा काम तो बड़ा आसान है, मुझे कोई कल्पना लोक में तो विचरना होता नहीं है, और सीधा सीधा जो आँखों से देखा है वो मुझे लिख देना है। और यही मैं समझता हूँ कि एक यात्रा वृत्तांत लिखने वाले की जिम्मेदारी भी है कि जो देखा वो सच सच बयां कर दे। लेकिन होता यह है अमूमन कि जो देखा, उसके साथ जो समझा, उसके साथ जो महसूसा, और उसके साथ जो एक नया चित्र, एक नया दृश्य, एक नया मंजर जो दिल में खींचा, वो भी आप तक पहुंचना चाहिए। और कई बार जब मैं आप तो जानते हैं कि मैं हिंदी के लोक से नहीं हूँ, और शब्दों का उतना खेल या शब्द के पास आके मैं उतना सहज नहीं हो पाता। तो हर बार सोचा करता था कि यार ये किताब जो मैंने लिखी है उसमें वो बात नहीं बन पाई जो मैं चाहता था, वो बात नहीं पहुंचा पाया जो मैंने महसूस की, वो गर्माहट आप तक नहीं पहुंचा पाया, जो तपिश जो मैंने महसूस की। तो आज ये मौका मिला है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि किताब के कुछ अंश तो पढ़ूँगा कि जैसा कि आदेश हुआ है, लेकिन उसके बाद कुछ मैं आपको वो संगीत बताऊँगा, वो आवाज़ें सुनवाऊँगा जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक पहुँची, और उन्होंने मुझे काफ़ी अंदर तक बदला। तो वो एक मेरी तमन्ना रहेगी, मेरी इच्छा रहेगी। नहीं, आपको लगेगा कि यार ये बड़ा बेढप सी बात कर रहे हो, आप कच गए। और कच पहुँचे कैसे? क्योंकि आप कच के लिए निकले, हम कच पहुँचे। लेकिन बात ऐसी है नहीं साहब। आपको तो मालूम है कि मैं ठहरा हिमालय प्रेमी। हिमालय से मेरा वास्ता, मेरा रिश्ता, मेरा नाता जो है वो दो तरफा है। अगर 4-6 महीने मैं उसको न देखूँ और वो मुझे न देखे, तो दोनों बेचैन होने लगते हैं। तो हर बार की तरह इस बार, मतलब 2018 में भी हम लोग हिमालय जा रहे थे, और हिमालय का ही मन बना रहे थे कि हिमालय कैसे जाना है, कब जाना है। तब कुछ इस तरह की घटनाएं घटी कि लगा कि इस साल हिमालय नहीं जा पाएंगे। अब वो घटनाएं या वो वाक़यात क्या थे, इसके खुलासे शायद आगे कभी आपके सामने होंगे ही, क्योंकि आप तो मेरे नाते रिश्तेदार ठहरे। लेकिन इस समय जब आप लोग खुद ही इतना परेशान हैं, अपनी परेशानियों के बयान आपके सामने करके आपको और परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं उन बातों पे तो नहीं जाऊंगा कि मैं हिमालय क्यों नहीं गया 2018 में, या क्यों नहीं जा पाया 2018 में। अमूमन हम लोग हिमालय नहीं अगर जा पा रहे थे तो विचार कर रहे थे कहाँ जाना है। तो सामने था कि हम लोग चंबल की घाटियों में जाएं। एक मेरी मित्र हैं और ख़ुद बहुत अच्छी यायावर हैं, अलका कौशिक जी, उनकी काफ़ी एक ब्लॉग भी लिखती हैं, तो उनसे मैंने काफ़ी मालूमात भी ली। और चंबल की घाटियों के जो बीहड़ों के अंदर कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है। तमन्ना ये थी कि भाई वहाँ जो पुराने डाकुओं ने आत्मसमर्पण कर दिया है, उनके साथ हफ्ता 2 गुजार के आया जाए। लगभग सारी तैयारियां थी, और निकलने के साथ ही हम लोग उसी दिशा में बढ़े भी। लेकिन ना मालूम कहाँ से एक आध दिन पहले देखा हुआ धोलावीरा का एक चित्र जहन में उभरा,
और ऐसा उभरा साहब कि हमारी कार, बता दूं कि ये यात्रा हमारी कार से हम जा रहे थे, तो यात्रा कार की थी। तो कार जो है वो ग्वालियर की तरफ जाते जाते और अहमदाबाद की तरफ हमने मोड़ दी और हम निकल गए कच्छ की तरफ और रन की तरफ। तो ये आपको थोड़ा गपबाजी जैसी लगेगी, लेकिन ये गल्प नहीं है और गप नहीं है, ये सच है। और जो घुमक्कड़ी का जो मज़ा ही तब है जब आप न जाने का कोई प्लान बनाएं, न कोई गूगल देखें, न कोई नक्शा देखें, बस दिल पुकारे और आप निकल जाएं। तो ऐसी हमारी सारी यात्राएं हिमालय की भी हुई हैं पिछले 15 सालों या बल्कि 20 सालों में, और भी दूसरी छोटी मोटी यात्राएं हुई हैं, वो भी ऐसी हुई हैं। तो अलबत्ता अब इन सब चीज़ों में वक्त जाया करने के बजाय हम लोग आते हैं कि हम लोग कच्छ की तरफ निकले और जो दृश्य परिवर्तन हुए अहमदाबाद से लेके और रन कच्छ में, जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप मान के चलिए मैं सिर्फ रन में ही रहा महीने भर, तो मुंह से अगर मेरे कच्छ निकले तो आप कल्पना रन की कीजिए, मतलब वहाँ की दरदरी ज़मीन की कीजिए, वहाँ के नमक की कीजिए, वहाँ की रेत की कीजिए, वहाँ के सूखेपन की कीजिए। और जो हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो करीब इंदौर से 1000 किलोमीटर की आसपास की दूरी है, तो बरास्ता अहमदाबाद उस तरफ जा रहे थे। तो मैं बता रहा था कि जो दृश्य परिवर्तन हुए, तो मुझे लगा कि इस लोक से इहलोक से और दूसरे लोक तक पहुंचने के बीच में मुझे लगा कि मैंने 1000 साल या 10,000 साल की यात्रा कर ली हो, विपरीत दिशा में, रिवर्स गियर में। उसी की कहानी है इस किताब एरिना लोक में। तो वो जो दृश्य परिवर्तन हुए और वो जो दृश्य था उसमें से एक दृश्य जो कि इहलोक का है, आज के संसार का है, उसका जो मैंने वहाँ वर्णन किया है, मैं आपको शब्दशः किताब से ही पढ़े देता हूँ। तो जनाब, मामला ये है कि हम लोग अहमदाबाद पहुँच चुके और वहाँ हमने एक रात गुजार ली है और अब हमको किसी भी हाल भुज पहुंचना है शाम तक, ताकि हम आगे के इंतज़ामात कर पाएँ। तो बात यहाँ से शुरू होती है और इस सर्ग का या अध्याय का नाम है, उन्वान है नमक की चिपचिप। तो अगले दिन पोप फटने के पहले ही हम सड़क पे थे, मंशा शहर जागने के पहले ही अहमदाबाद से फूट लेने की। पर हाय रे मेरा बुड़बक माथा, कितना बेखबर। उसे यह भी नहीं पता कि बड़े शहर कभी सोते नहीं। जैसे जैसे शहर की औसत आय बढ़ती है वैसे वैसे उसकी औसत निद्रा अवधि घटती है। अश्वों की तरह 24 घंटे चरने वाले बड़े शहर रातें भी खड़े खड़े ही काटते हैं। मझोले शहरों की 1-2 घंटे की नींद, मझोले शहरों को 1-2 घंटे की नींद ही अख्तियार में। बड़े मझोले की कगार पे खड़ा है अहमदाबाद। सो सड़कों का हाल शाम से कुछ बेहतर, किंतु देर सुबह तक वीरान सड़कों के आदि हम छोटे शहर वासियों के लिए वह भी भारी है। अंधाधुंध भागती कट मारती गाड़ियों, भींचते जबड़े और घूरती निगाहों से बचते बचाते हम किसी तरह साणंद तक पहुंच ही गए। शाम को भुज पहुंचने का मन है। साणंद के बाद सड़क बेहतरीन है, 4 लेन हाईवे, एकदम मक्खन। आजू बाजू के पेड़ पौधों, राह रोकती बस्तियों, पहाड़ियों को जमींदोज करते हुए ये सड़कें प्रमुख नगरों को परस्पर जोड़ने हेतु आविष्कारित हैं। द्रुतगामी गाड़ियों के अनुकूल ये सड़कें अमूमन तो किसी गांव कस्बे के करीब फटकती ही नहीं, और जो कहीं कोई ढीठ गांव राह न छोड़े तो ये तपाक से फूल पर चढ़ गांवठियों को ठेंगा दिखाकर आगे निकल लेती हैं। ये सीधे सरपट रास्ते चिकने से ही, पर कितने नीरस, कितने निर्लोच। इनमें टशन तो भरपूर है पर आकर्षण नदारत। हमारे मध्य प्रदेश की सड़कों के साथ चलते वे सुंदर भूदृश्य यहाँ से गुम हैं। नदारत हैं वो उबड़ खाबड़ ठेठ ज़मीनें, वे बरगद पीपल पलाश के छायादार विटप, उन पर चहकते फुदकते पाखी और नजरें गड़ाकर बैठे हुए उकाब। यहाँ सड़कों के गिर्द एक रंग यंत्रीकृत खेत हैं, न हल, न बैल, न बिचू के।
जहाँ खेत नहीं, वहाँ पसरे हैं सूने, बेधज, मरियल, अवसादग्रस्त ज़मीनों के तितर बितर टुकड़े। इस निस्तेज धरा को बीहड़ कहना भी ठीक नहीं। बीहड़पन में अपना एक खिंचाव होता है, एक तर कर देने वाला आकर्षण। निरखो तो तरावट जिगर में महसूस हो, नजर में भी। सर पर मटकी कमर पर गगरी बलखाती पनिहारिन को देख हिया में जो हिलोर होए, वो नलके से जल भरती आतिशी बाला को देख थोड़े ही न होती है। रस शोधक विकास यंत्र में इसकी पिराई हो चुकी है। इधर की वसुधा अब रसहीन है। खैर, इसके बाद और भी काफ़ी बातें हैं इस विकास को लेके, लेकिन अब मैं आता हूँ इस अध्याय के या सर्ग के अंतिम कुछ 3 या 4 जो पैराग्राफ हैं उसको मैं पढ़ूँगा। और वहाँ से आप देखिए, ये दृश्य है, वहाँ सड़कों के आसपास नमक के खेत हैं जिसमें समुद्र का पानी इकट्ठा करके उसको जलाया जाता है और नमक बनाया जाता है। तो वो बात मैंने यहाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश की है कि दीठ की सीमाओं के परे तक पसरा अथाह जल, मेड़ के सींचों में कैद हिलोर विहीन समुद्री जल, फिर भी संतृप्त, फिर भी शांत। वाहरे पानी का चरित्र, वाह वाह, अपेक्षा अनुरूप ढल जाने की तासीर। बिजली बनाने को सन्नद्ध भाएं भाएं करते जल को देख सहसा भरोसा नहीं होता कि अंजुरी में आ यही नीर तमाम क्रियाओं को स्थगित कर किसी की प्यास बुझाने या पद प्रक्षालन करने को प्रस्तुत हो सकता है। वैसे सामने मेड़ों के मध्य तो कच्छ की घाटी से कांडला और सौराष्ट्र के मध्य की क्रीक का पानी लाया जाता है, जो समुद्र के स्तर बढ़ने पर अपने आप ही इधर आ जाता है। समुद्र लौट जाता है पर नहीं ले पाता संग मानव निर्मित मेड़ जाल में फंसा अपना जल। कुनबे से विलक जल हो, आदमी हो या जानवर, आंखें टक की प्रथम चाह। सूर्य भी टूट पड़ता है जल पर, चूस डालता है अंतिम कतरा उसके वजूद का। अग्निदाह के बाद बच रहता है छार, सागर का आखिरी निशान नमक। मेड़ों के मध्य भुरभुरा बिखरा बिखरा नमक। जल के जलने से बना नमक जख्मों को छूकर जलन न मचाए तो और क्या करे। जो जैसा पाएगा वही तो लौटाएगा। जल खेतों के मध्य की ये मेड़ें साधारण मेड़ों जैसी अल्हड़ छरहरी नहीं, बल्कि अच्छी खासी मोटी ताजी हैं, जिन पर नमक सुखाने साफ करने की बड़ी बड़ी मशीनें हैं। ट्रैक्टर, डंपर, ट्रक हैं, मालिकों के फाइबर हट्स हैं, टाबरों के झुंड हैं, मजदूर बस्तियां हैं, मुफलिसी है, बेगारी है, बच्चे हैं, बाल श्रम हैं, क्रिकेट है और श्वेत सारस पक्षी भी हैं। साहूकार जब मेड़ पर ही आ बैठे तो कामगारों की तो जान पर गई की गई। सुना है कि यहाँ के हालात भी ऐसे ही हैं। हमें अपने भोजन में स्वादानुसार नमक मुहैया कराने हेतु मजदूरियाँ नमकीन पानी में, कड़क धूप में कठोर श्रम करके क्या पाते हैं। जवाब मिला नमक के एक खेत के चौकीदार जुम्मा से। उसने बताया कि अब अरब सागर का जल यहाँ चलकर आने का इंतज़ार नहीं किया जाता। उसे मजबूत मोटरों से खींच मोटे मोटे पाइपों के जरिए यहाँ लाकर खेतों में भर दिया जाता है। धूप से नमक पकाया जाता है। जो जो नमक पकता है पानी का रंग बदलता है। जल पर गुलाबी रंगत चढ़ी यानी नमक तैयार। मजदूर पानी में हलनुमा यंत्र चलाते हैं, नमक बाहर निकालते हैं, उसे साफ जल से धोया जाता है। धुला नमक ठेकेदार लेके जाता है। श्रमिक पाता है 10 रुपये प्रति टन, ठेकेदार को दिया जाता है 100 रुपये प्रति टन। जुम्मा के अनुसार एक मजदूर परिवार प्रतिदिन 300 रुपये पा जाता है। एक परिवार की दैनिक आमद एक कामगार के नाम पर दर्ज की जाती है।
लो जी लो, हो गई न्यूनतम मजूरी, बल्कि उससे कुछ बढ़कर ही। परंतु इससे क्या किसी का घर चल सकता है? जबकि इसमें से औसतन 20% तो सरकार ही छुड़ा लेगी नाना प्रकार के करों के माध्यम से। जन सहयोग या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जैसे निर्मल नामों की आड़ में सड़क से गुजरते हुए या शिक्षा के लिए या चिकित्सा मुहैया करवाते वक्त कोई बताए इन्हें कि भागीदारी तो दो तरफा हुआ करती है। यह कैसी जबरन थोपी पार्टनरशिप है जिसमें एक पार्टनर पब्लिक तो निवेश करने को बाध्य है, पर उसका निवेश के मुनाफे पर धेला भर भी अख्तियार नहीं। सरकारें हर काल में सबसे विकट बट मार रही हैं, हर दबिश से महफूज। पर क्या करें, आजकल जुमलों से मानस में सेंध लगाने का खेल चल रहा है। मानस में गूंथे पारंपरिक शब्दों से उनके संदर्भ खुरच उन्हें पुनः सोच में ठेल देने का खेल। जैसे कि एक शब्द है वासुदेव कुटुंबकम, जिसे खुरच खुरच तब्दील कर दिया गया है ग्लोबल विलेज में। वासुदेव कुटुंबकम में अंतर्निहित था प्रेम तथा सौहार्द। ग्लोबल विलेज के परोक्ष में है व्यापार। अब व्यापारी अपने ही वेद रच रहा है, अपने आशयों को अतीत कर अश्लील हो गए शब्दों को हमारे बीच धर रहा है ऋचाओं के मानिंद। किसी भले मानुष ने कभी कहा होगा कि मनुष्य है कुदरत की सर्वोत्तम रचना। फिर किसी चेले चपाटी ने आगे जोड़ दिया, निरंतर विकास ही मानव जीवन का उद्देश्य। लो जी लो, सूझ गया एक और जुमला, विकास। लो जी लो, मच गई होड़, विकास को नित नूतन ढंग से परिभाषित करने की होड़। एक और चंद ज्ञानी, दूसरी तरफ हम अंधभक्त। ज्ञानियों को मेवा बेशरी, भक्तों को उपवास। ज्ञानियों की पोबारा, भक्त करें जय जयकार। किसी भाई ने पूछा नहीं कि मनुष्य जीवन जो आगे ही सर्वोत्तम है, उसको बेहतर बनाने की दरकार क्यों? कि विकास के मायने क्या? कि इस निरंतर विकास में निरंतर की सीमा कहाँ? किसी ने नहीं कहा कि श्रीमान जी, कुदरत की नजर में क्या मानव क्या शजर, सब एक। जो कहा तो सुनने को मिला, यू विकास विरोधी रास्कल, डोंट टॉक, जस्ट वॉक विद अस। तो लीजिए श्रीमान लोगों, हम चल पड़े विकास की राह पर। आवाज दो, हम एक हैं। तुम मुझे आराम दो, मैं तुम्हें अपनी माँ दूंगा। दबोच लिया अदिति को, कर डाला धरा का आंचल तार तार, खुरच डाले पहाड़ जंगल नदी ताल तले या पाखी परंपराएं। हर से गचागच कच 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 कर आहें आहें चीखें आहें। सामूहिक बलात्कार को चुपचाप देखने के एवज में हमें मिला विकसित का तमगा। गाड़ी, बंगले, एसी, मॉल, टीवी, बांध, प्रदूषण, कैंसर, मधुमेह, मोटापा, मिलावटी अन्न, सजावटी पौधे, पेड़ और जगमगाते शहर भी। इस पर भी क्या शहरों में परेशानियां खत्म हुई? उन्हें चिंता मुक्ति मिली? वहां से भूखमरी भागी, उधर सबको छत मिली और मिली हर एक को समुचित सुरक्षा, शिक्षा या साफ पवन। भूले से जो कोई कसमसाया तो उसको बॉब नाइट ने आके समझा दिया, जब बलात्कार अवश्यंभावी है तो आराम से लेटो और उसके मजे लो। इधर चिलचिलाती धूप में पुल से सटकर मैं ये सब देख रहा था कि उधर एक दिल खराश दृश्य नमूदार हुआ। नेपथ्य में शहरों को जगमग करने वाली पवन चक्कियां, मध्य में भोजन का स्वाद बढ़ाने वाले नमक के खेत और हाशिए पर जल ढोती दो मानव आकृतियां। वैसे मैंने उनका आपसी संबंध पूछ कर नहीं जाना, पर थोड़ा थम के उनकी चाल और हाव भाव देखने के बाद जो शब्द मेरे जेहन में कौंधे वह थे माँ और बेटी। एक सूक्ष्म लिजे धागे को अपने डिंब में भांज सजीव सवाक बिंब रच उसकी अपनी ही रचना के पीछे लगभग निर्वजूद सा चलने वाला रचनाकार माँ के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? सो माँ और बेटी दोनों के ऊपर सारे कुनबे की प्यास बुझाने की जिम्मेदारी है शायद।
पर बेटी के सर पर अपने वजन से ज्यादा बोझा। लवण रेत से तपती मेड़ पर दोनों नंगे पैर, इंतजाम पूरा था जख्म देने का भी, नून मलने का भी। पूंजी आधारित अधुना व्यवस्था की सारी विडंबनाएं और समस्त विद्रूप मेरे सामने निर्वस्त्र खड़े थे। मेरी पेशानी भीग गई थी, कल्लों के करीब से पसीने के रेले बह निकले थे। मेरे भीतर का सारा नमक भर भरा कर बाहर आना चाहता था। घाम और नंगे पैरों से अपना नाता दरुणी नवन कभी नहीं भूलता। उस बच्ची का बोझा ढोना इज ओके सर जी। उस बच्ची का बोझा ढोना इज ओके सर जी। वी आर एंजॉयिंग दिस फोटोजेनिक सीन सर जी। यू डू द नीडफुल। कचाकच खच 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 खच। जानता हूँ आप में से कई लोगों को ये लगेगा कि ये दृश्य तो बड़े आम से हैं और हमारे रोज़मर्रा के देखे हुए दृश्य हैं, तो इनको सुनाने से क्या हासिल। हम लोग रोज़ ही देख रहे हैं इस तरह की वारदातें, इस तरह की घटनाएं, और अंततोगत्वा उनको हम हमारे जीवन का एक हिस्सा या दृश्य का एक हिस्सा मान लेते हैं, या जीवन मान लेते हैं कि जैसे खाने में कड़वा कुछ मसाला होता है, वैसे ये दृश्य हैं और इनसे पार पाना संभव नहीं है। तो ये जो आपके मन में शंका अगर है कि ये दृश्य मैंने क्यों सुनाए आपको या क्यों किताब में दर्ज करे हैं, तो उसका मकसद सिर्फ ये बताना है कि एक तरफ में ये दृश्य देखते हुए आगे गुजरात में धंस रहा था, और जहाँ मैं इस तरह के मंजरों से दूर हुआ और पहुँचा कच्छ के अंदर, तो वो दूसरी दुनिया थी। कुल 2-4-10 घंटे के अंदर मनोमय कायातीत हो गया। ये सारी धूल, ये सारा कादा, ये सारा कीचड़ जो मेरे ज़हन पे लिपटा था, मेरे हृदय में पड़ा था, वो सारे घाव जो मेरे हृदय पे थे, अंतस में थे, वो बहुत तेजी से भरने लगे। मैं चाहूँगा, ये मेरी इल्तिजा है कि आप कुछ 2-4-5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें, क्योंकि जब आंखें मंजर देखती हैं तो दिमाग चालू रहता है, तर्क हावी होता है, सोच चलता रहता है। कुछ देर के लिए क्या हम इन चीज़ों को मुलतवी नहीं कर सकते? और वो मुलतवी करने का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है आंख बंद करके बैठ जाना और डूब जाना दृश्यों की परोक्ष से आती हुई आवाज़ों में। वो आवाज़ें जो कुछ तो मंजरों से उभरती हैं और कुछ दिलों में खींचती हैं। जब दोनों का सामेला होता है, जब दोनों का मिश्रण होता है, तब निसरित होता है रस अंतस में। और ये तभी संभव है जब हम इन दृश्यों के घमासान से दूर हों और 2 मिनट के लिए आंख बंद करें और कल्पना करें कि आप रण में हैं, आप खाट पे लेटे हैं। खाट इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद आप या हमारे जैसे लोग नमक की ज़मीन पे, रेतीली ज़मीन पे अच्छे भले कपड़े पहन के चित्ते या औंधे तो कतई न लेट पाएँ। तो कल्पना कीजिए कि आप खाट पे लेटे हैं, ऊपर खुला आसमान है, खुला नभ है, शाम सांझ हो रही है और धीरे धीरे रात अब घिरने वाली है और रात की आवाज़ें आ रही हैं। वो आवाज़ें जो अब शहरों से तो कब की विस्थापित हो चुकी, हमारी दिलों से भी शायद विस्थापित हो चुकी हों, हमारी स्मृतियों से शायद कहीं अभी बची हैं, क्योंकि स्मृतियां कभी नष्ट नहीं होती। और जब वो आवाज़ें आप सुनेंगे तो पहुंचेंगे वहाँ जहाँ से आवाज़ें उभर रही हैं, और वहाँ जहाँ से आवाज़ सबसे पहले आदमी ने सुनी थी हजारों हजार साल पहले।
हाँ देंगे। बीज हैं। हाँ, ये पक्षी ऊपर है। मिट्ठू मिट्ठू, हाँ। पखियन पखियन में केतरा मिठो कूंज जो कर। हाँ पखियन बहुत सारे, पर उसका आवाज जो है वो कूंज है, कूंज का। हाँ। हाँ उसके ऊपर कूंज मतलब बड़ा कूंज जो कर, तो पक्षी हाँ, जो कूंज। कूंज कर रहे हैं उसके मीठा ऊपर मीठा आवाज। उसकी मीठा। यहीं इसी रेतीली भूमि पर दो बहुत ही रसीले लोग आपको कभी मिल जाएं तो बड़ी किस्मत का धनी मानिएगा अपने आप को। नाम मैं उनके आपको बता ही देता हूँ, सुमार कादू और मिठा खान। मिठा खान की पहचान ये है कि वो चेहरे से बड़े मीठे दिखते हैं, दाढ़ी एकदम लाल है, और जब बात करते हैं तो गले की नसें एकदम फूल जाती हैं। और इनकी खासियत ये है कि ये शाह लतीफ़ को गाते हैं, और क्या खूब गाते हैं जरा।
आपका तहे दिल से आभार, शुक्रिया कि आप इतनी देर तक साथ बने रहे, आपने सारी बातें ध्यान से सुनी। उम्मीद है कि आपको ये संगीत पसंद आया होगा और कुछ हिस्से जो मैंने पढ़ के सुनाए वो भी शायद रुचे हों। जैसा भी हो, जो भी लगा हो, ठीक या कम ठीक या बिल्कुल ठीक नहीं, कृपया बताएं ज़रूर और जुड़े रहें किताबों से, राजकमल से और